सो नाउ गाइज आपका सेशन स्टार्ट होता है जीके जीएस की क्लासेस में। आपका यहाँ पे लेक्चर 7 बताया जाएगा। सो बने रहेंगे लेक्चर 7 के साथ। अब एट फर्स्ट गाइज आपको बताया जाएगा जो कि लेक्चर यानी कि सेशन 6 में जो आपका होमवर्क दिया गया था। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका होमवर्क क्या दिया गया था गाइज। आफ्टर दैट नाउ सॉल्यूशंस प्रोवाइड होगा। आपके 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हम जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशंस 2022 के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं, नाउ उनका मोस्ट वेलकम है। आ जाइए, कंफर्म कर लीजिए, अपना सारा डाउट्स क्लियर कर लीजिए। सो नाउ गाइज आगे बताया जाता है, क्या बताया जाएगा। सबसे एट फर्स्ट @union क्लासेस करके आप नाउ PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, वहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दे गाइज, तो वहाँ पे टोटली इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपके लिए बताया जाता है। सो नाउ चलिए स्टार्ट किया जाता है और आप अपनी इस फैमिली में जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा यार सेशंस को आप शेयर करते रहेंगे और एक थम्स अप जरूर करेंगे, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही अपनी इस फैमिली को नाउ एक दिन मिलियनों में, क्या बहुत जल्द ही मिलियनों में आगे होगा। सो मोस्ट वेलकम है गाइज, आप आ जाइए और नाउ अपना सेशंस स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जो ये 24 क्वेश्चंस गाइज दिया गया था, 24 क्वेश्चंस आपका क्या था। अगर गाइज बात करें 24 क्वेश्चंस का, 24 क्वेश्चन एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने के को क्या कहते हैं। कि एक परजीवी है पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को आखिर क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपका दिया गया, सहजीविता, उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता या फिर बाह्य परजीविता। देखते हैं दो चार आप स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। हम मेन कमेंट की बात कर रहे हैं गाइज, लेकिन और सभी पढ़ते नहीं। आप डेली कहते हैं मैम क्लासेस कब चलेंगी। क्लासेस यार, क्लासेस तो आपके जीके जीएस के स्टार्ट हैं, आपके घड़ी के 5 भी बज चुके हैं। सो आप आ जाइए और नाउ लाइव सेशन से जुड़ जाइए, लाइव चैट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी गाइज उपपरजीविता बताए हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि उपपरजीविता इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ मैटर। आगे चला जाए सेशंस को यार, आप लोग थम्स अप भी करते चलेंगे। अब जो होता है आपका 25 क्वेश्चंस में क्या होता है गाइज कि 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। 8 बिट है उसके समूह को क्या कहते हैं। निबल, बाइट, शब्द या फिर किलोबाइट। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट किया जाता है, आपका सेशन स्टार्ट ही है गाइज। सो जितने भी गाइज ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि 8 बिटों के समूह को एक बाइट कहा जाता है। सेशन बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। अब बात होगा आपका सेशन 7। सेशन 7 में क्या होता है, एट फर्स्ट आप क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन रहने वाला है। तो विदाउट स्किप किए हुए एंड विदाउट मिस किए हुए आप यार अपनी इस क्लास में आ जाइए और नाउ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी बुला लीजिए, जिससे कि ये इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ उनसे भी बचने ना पाए। सो मोस्ट वेलकम उन सभी का है और बहुत बहुत थैंक्स है जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं। चलिए पढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। क्या होता है कि श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। श्री अरबिंदो आश्रय स्थित है आश्रम। श्री अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड एट वेयर इज लोकेटेड एट श्री अरबिंदो आश्रम। करेक्ट आंसर गाइज क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या फिर पांडिचेरी। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। नाउ आपके जीवन का पिटारा तो खुलने वाला है। चलिए गाइज करेक्ट आंसर इसका बताते हैं। कितने गाइज इसका सही आंसर कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल करते रहिए, लाइव चैट से जुड़े रहिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके चैट से लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, जितने भी गाइज ऑप्शन, जी बिल्कुल ऑप्शन डी है, जितने भी गाइज ऑप्शन डी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि श्री अरबिंदो आश्रम जो है पांडिचेरी में स्थित है। क्लियर हुआ मैटर, आगे चला जाए। और साथ साथ गाइज जो न समझ में आए आप बताते भी चलेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी टोटली यहाँ पे बताया भी जा रहा है, सब कुछ आपका डाउट्स क्लियर भी कराया जा रहा है। अभी क्या होता है कि दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार थे। क्या, अलवार्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर, कौन थे, कहाँ थे। कि योद्धा हुआ करते थे, संत, व्यापारी या फिर मूर्तियों के शिल्पकार। तो आपकी जानकारी के लिए गाइस बता दें कि अलवार किसे कहते हैं दक्षिण भारत के, वो भी तो आप इसका सही आंसर करेंगे।
जी बिल्कुल सही आंसर करते रहिए। जितने भी गाइस ऑप्शन सी बता रहे हैं सब सही हो जाएंगे कि दक्षिण भारत में अलवार जो है व्यापारियों को कहा जाता है। मैटर क्लियर हुआ, सब कुछ कंफर्म हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन डिस्कस इन दिस टाइम। बिना किसी हिचकिचाहट से गाइज आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर हम पढ़ा रहे हैं तो डोंट माइंड, बिल्कुल भी डरने की कोशिश न करिए। आप चेक कीजिए मैम ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, टोटली आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सारी फैकल्टीज़ आपको दी जा रही हैं। अब क्या होता है थर्ड में अगर दे दिया जाए तो थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका आ जाए। इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पुटअप होते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट किया गया। आखिर पास्ट है भैया, किया गया है यानी कि पास्ट बीत चुका है कि व्हेन वाज द प्रोग्राम नेम्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक ये जो कार्यक्रम है, जो फंक्शन है, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1986 से 87 में, ईस्वी में 1987 से 88, 1988 से 89 या फिर 1990 से 1991 तक किस सन में किया गया था? नाउ आप इसका करेक्ट आंसर करेंगे। सो गाइज बहुत बढ़िया आंसर करते चलिए, अच्छी बात है, आप लोग बताते भी चलेंगे। तो जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि 1987 से 88 ईस्वी के बीच में यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। बढ़िया लग रहा है सेशंस को थम्स अप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे अपने दोस्तों के पास, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्स आकर के नाउ ये इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट सेशंस देख सकें। अब आपका होगा यहाँ पे फोर्थ क्या बताया जा रहा है? फोर्थ जो क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को कहा गया है। भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को क्या कहा जाता है? कि लैंग्वेज हिंदी हैज़ बीन कॉल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इट्स मीन्स संविधान, थोड़ा सा रिमूव हो गया है। राष्ट्रभाषा, देश भाषा, राजभाषा या फिर देवभाषा। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? आप चैट करते रहेंगे, जितने भी गाइस जुड़े हैं उससे और भी ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते रहिए यार, क्योंकि ये लक बाय चांस ही जितने आज गाइस देख रहे हैं उनका है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस से रिलेटेड है। बिस सिलेबस से उठा करके 20 से हम पुटअप भी किया है आप लोगों से, सो आप बताने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, चौथा ऑप्शन आपका शुरू हो जाता है। चौथा क्वेश्चन कितने से आंसर कर रहे हैं गाइज? जितने भी गाइज ऑप्शन सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। राजभाषा कहने का मतलब है भारतीय संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा हिंदी को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। राज की भाषा है, राज्य भाषा नहीं है, वो तो राज्य स्तर पे हो जाएगा, बट राजभाषा होता है। इसे कंसल्ट करके रखिए, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस गाइस जरूर पुटअप होते हैं। इम्पॉर्टेंट सेशन ही है, नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट सेशन है, नोट कर लीजिए कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है किस भाषा में? खरोष्टी लिपि अब जानेंगे खरोष्टी लिपि होती क्या है। जैसे जिस तरह से देवनागरी लिपि होती है हिंदी के लिए, वैसे ही खरोष्टी लिपि भी होती है। तो कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी स्क्रिप्ट इज रिटन इन, कैसे? ऑप्शन आपका दिया गया है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, उपयुक्त दोनों ओर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वो राइट टू हैंड्स, राइट टू लेफ्ट जाती है, या फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर बोथली, या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर गाइज आप लोग बताएंगे। पांचवा स्टेप आपका स्टार्ट है, जी बिल्कुल करते रहिए। तो जितने भी साथी आए यहाँ पे ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि खरोष्टी लिपि जो गाइज होती है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। याद कैसे करेंगे? खरोष्टी है, खड़ूस है, दायां पहला रखता है उसके बाद बायां ले जाता है, पहले तो दाहिना पे ही हक है ना। तो क्या है? खरोष्टी लिपि दाएं से हमेशा बाएं है। चला जाए आगे, चलिए अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो 6 क्या होता है चलिए देख लेते हैं कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। थोड़ा सा ये एक पंक्ति मुहावरा आ जाता है तो आपका यानी कि किसके? जीके जीएस का क्लासेस है, लेकिन अभी कहेंगे कि हिंदी से रिलेटेड है। जी भैया हिंदी से ये फ्रेजेस है, ये किसी में भी पुटअप हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि यह पंक्ति किसने कही थी? किसने कही थी कि हु सेड दिस लाइन, डू ऑल इन सारो। डू ऑल इन सारो यानी कि दुख में ही सब सुमिरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। खुशी हो तो भगवान का नाम बोल गए, दुख है तो राम राम कर रहे हो,
भगवान का सुमिरन हमेशा करिए ना, करना चाहिए गाइस, समझ रहे हैं। तो कौन कहा था, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास जी। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे छठवें क्वेश्चन का, आपके देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। और जितने भी गाइस सही आंसर जवाब दे रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। जिनका सही नहीं हो रहा है बट डोंट माइंड, डोंट एफ्रेड, बिल्कुल भी आप हताश मत होइए, आप आगे बढ़िए। वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, ये कंफर्म करके चलेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी। जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पंक्ति है ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। याद हुआ? अब तो याद आ ही गया होगा, बताने के बाद याद आ जाता है, क्यों? हर किसी को बताने के बाद याद आ जाता है। सेवंथ आपका है कि किसकी समाधि होने के कारण, आखिर समाधि किसकी थी, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। यानी कि आखिर किसने वहाँ पे समाधि ले ली थी, जिसने में नांदेड़ गुरुद्वारा सिख जो था वो समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाने लगा है। ड्यू टू हुज समाधि नांदेड़ गुरुद्वारा इज कंसीडर्ड ए होली प्लेस फॉर द सिख कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है एक तो एकता, एक स्थल है, ये कंफर्म हो गया है। समुदाय जिसे कहते हैं, कम्युनिटी मतलब समुदाय, समूह में गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद दास। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? नाउ आपका सेशन स्टार्ट है, लाइव चेक करना आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए गाइस। जी बिल्कुल 7 ही क्वेश्चन है आपका, 7 ही क्वेश्चन है। जितने भी गाइस आप ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये समाधि ली गई थी इस जगह पे, जिससे ये पवित्र स्थल माना जाने लगा है। गुरु गोविंद सिंह कंफर्म हुआ। अब 8 क्वेश्चन गाइज आता है। 8 क्वेश्चन क्या होता है, नाउ सेशंस में बने रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ आगे पढ़ते चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता भी रहेगा। अब क्या होता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते? अभी तक आप पढ़े थे सिर्फ पुरुष के ही भाग लेते हैं, वो क्या था? लाइव चैट करके तुरंत बताएंगे, तुरंत बताइए। जिसमें सिर्फ वो ऐसा खेल जिसमें, यानी कि खेल सॉरी ऐसा नृत्य जिसमें ओनली पुरुष भाग लेते थे। अब यहाँ पे है ओनली महिला के लिए है, पुरुष हो चुके हैं, तो इसमें पुरुष बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं। इन विच क्लासेस डांस मैन डू नॉट पार्टिसिपेट? ओके, मणिपुर यानी मणिपुरी, ओडिसी, कथक या फिर कथकली। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस पक्का एकदम बढ़िया भरोसा है कि आप लोग कर देंगे, आंसर इसका सही कर देंगे। अरे वाह, बढ़िया से करते रहिए, आंसर तो करना ही। सो जितने भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि ओडिसी इज द करेक्ट आंसर। ओडिसी में नामक शास्त्रीय नृत्य में पुरुष बिल्कुल भी भाग लेते ही नहीं। ओडिसी उड़ रहे हैं भैया, महिलाएं कहीं उड़ नहीं रही हैं, उड़ने वाली नहीं है। तो क्या होता है, ओडिसी में वल्ली पुरुष भाग नहीं लेते, वल्ली महिला समुदाय के लिए है। कंफर्म हुआ। अब क्या होता है, तो गर्ल्स ज़्यादा ध्यान दे के चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए आप लोगों का क्वेश्चन आया है तो गर्ल्स ही ध्यान देंगे, बॉयज़ का भी। यार एग्ज़ाम में तो सब बैठेंगे ना, आप बॉयज़ गर्ल्स जितने भी होंगे सब साथ में ही बैठेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िया से एग्ज़ाम को क्रैक करके आइए, अच्छे मार्क्स लीजिए, सरकारी सीट आपकी भी एक हासिल हो। 9 क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? अब बताइए, अब आपके माइंड में बन रहा होगा गाइस कि देवदासी आखिर परंपरा क्या होती है और वो किस नृत्य से संबंध रखने वाली होती है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज रिलेटेड टू द देवदासी ट्रेडिशंस? ट्रेडिशंस मतलब परंपरा। चाणक्यरुंती या फिर ओटल तुल्लन, मोहिनीअट्टम या फिर कृष्णन अट्टम। वाह, संस्कृत की बड़ी अच्छी बात हो गई है। चलिए 9 का जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या होगा, आप लोग बताते भी चलेंगे जी, बिल्कुल आंसर करते चलिए। सो जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि मोहिनीअट्टम इज द करेक्ट आंसर। मोहिनीअट्टम जो है वो देवदासी परंपरा से संबंधित है। मैटर क्लियर हो रहा है, सब कुछ आ रहा है, थम्स अप करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट रखते चलिए। जो आपको 1-2 वीडियो मतलब बीच में जिससे हमें इम्पॉर्टेंट वीडियो तो है ही, जो इम्पॉर्टेंट और भी उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट रखते चलेंगे, आप उसे पूरा टोटल दोहराते चलेंगे। @union classes करके आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे। फ्री PDF नोट्स और सारे सभी आपके डाउट्स क्लियर वहाँ पे कराए जाते हैं, और सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि कब से क्लास आज चलने वाली है वो तो टोटली पता ही है। थोड़ा सा अगर कहीं मतलब जिगजैग हुआ, थोड़ा सा इधर उधर हुआ
तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, @union classes करके आप टेलीग्राम पे जुड़िए, तुरंत लाभ उठाइए। समझ रहे हैं। अब ये 9 हो चुका है। अब यहाँ पे बात किया जाएगा गाइस 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन क्या होता है वो भी ज़रा देख लेते हैं कि 10 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जैन मतानुसार उसके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन हुए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर जो स्वामी से रिलेटेड है, इसमें से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर बार फंसता है आप लोगों का। तो इन महावीर के पूरा जीवन थ्योरी ही न पढ़ लिया जाए, महावीर स्वामी जी का पूरा जीवन परिचय पढ़ के रखिएगा। इस महावीर स्वामी लिख दे रहे हैं, महावीर स्वामी पूरा टोटली जीवन परिचय रट लीजिए। इनसे क्वेश्चन जरूर हर बार पूछता है। तीर्थंकर कौन थे, कैसे तीर्थंकर थे, कहाँ पे गए थे, ये बैठे थे, तपस्या किए थे, जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब टोटली सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से जैन के मतानुसार मतलब उनके अनुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। लास्ट था, लास्ट का एक पोजीशन जस्ट कौन थे, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर मणिसुब्रत। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देखते हैं कि कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए, सही आंसर बताते चलेंगे, ऑलरेडी आपको समझ में भी आता रहेगा। सो जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि पार्श्वनाथ बोला क्या जाएगा, पार्श्वनाथ इज द करेक्ट आंसर। जैन मतानुसार के वो लास्ट तीर्थंकर के पहले माने जाते थे, क्या कि अंतिम के एक पहले तीर्थंकर माने जाते थे। लास्ट पोजीशन है आपकी, लास्ट के जस्ट एक पहले ये थे पार्श्वनाथ। कंफर्म हो गया होगा, अब तो मैटर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 10 आपका ख़त्म होता है। अब होगा आपका, एक सेकेंड, चलिए ये 10 हो चुका है। अब बात किया जाएगा आपका 11 क्या होता है। 11 भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि चलिए देखते हैं 11 भी बेचारा क्या आ रहा है। ये भैया आप इस साइड आ जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक सेकंड हम स्क्वायर में कर देते हैं। चलिए अब ये अगर क्वेश्चन हो कि बताया गया है 11th का कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग या फिर एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। आपको इससे रिलेटेड ये लग रहा होगा गाइस कि बौद्ध धर्म में धर्म कौन सा है, बौद्ध। अभी तक जैन का बात कर रहा था, लेकिन अब बौद्ध धर्म में किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग, एक टाइप्स का वो भी योग है, तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। कहने का मतलब इन विच वन ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म टू मंत्रास, और क्या है, हठ योग एंड तांत्रिक प्रैक्टिस प्रीडोमिनेट। कौन कौन सा है, क्या है, हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर काल चक्रयान। इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 11 क्वेश्चन स्टार्ट है, करेक्ट आंसर करते चलेंगे। जी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। आप लोग लाइव सेट से ज़्यादा सेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितने भी गाइस वज्रयान कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म की एक शाखा में मंत्र, हठ योग और फिर तांत्रिक आचारों की जो प्रधानता होती है वो वज्रयान से कंफर्म होती है, रिलेटेड होती है। समझ में आया मैटर। अब यहीं पे बताया जाएगा आपके 12 क्वेश्चंस को। सो 12 क्वेश्चंस क्या होता है गाइस, 12 वाला भी चलिए देख लेते हैं कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नोट कर लो, तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए कि शंकराचार्य जी जो थे निम्नलिखित, यानी कि जो दिया गया है द्वैत वेदांत, द्वैतावाद, विशिष्टाद्वैत या फिर अद्वैत वेदांत, इनमें से कौन मुख्य है या फिर कौन सा सिद्धांत इन्होंने प्रोडक्शन किया था, प्रतिपादित किया था। क्लियर, चलिए करिए इसका आंसर, इसका करिए, करते भी रहिए आप लोग, पढ़ते भी रहिए। जो ना समझ में आए अपना डाउट्स क्लियर भी करते रहिए। जितने भी गाइस ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी बताने वाले भैया सही है,
ऑप्शन जिन्होंने डी बताया सही है, और जिन्होंने डी नहीं बता रहे हैं उनका गलत हो गया है। डोंट माइंड, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते ही आप सीख पाएंगे, लेकिन लाइव चैट में आंसर जरूर करिए गाइस। ये मत सोचिए कि हमारा सही नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा करके ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है यार। प्रैक्टिस तो करो। असफलता ही सफलता की एक ऊंचाई होती है, कड़ी होती है। असफल हुए हो तो सक्सेस तो होंगे जब अगर मेहनत करेंगे तो, और वहीं पे बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला है। राम राम, बैठे रहो। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा अद्वैत वेदांत होगा। अद्वैत वेदांत इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे 13 जब होता है कि पुष्ट मार्ग के दर्शन, यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो कहा जा सके कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट सेशन ही है टोटली, कि पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्ट मार्ग था, उसके दर्शन की स्थापना किसने, हुज फाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग एक था, उनकी जो है दर्शन की स्थापना किसने की थी, चैतन्य, नानक, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य। इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं 13 में क्वेश्चन इसका क्या, कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। अच्छी बात है, सही आंसर करते रहो आप लोग, हमें भी खुशी होती है कि नहीं हमारे गाइस सभी सही आंसर कर रहे हैं। जितने भी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे कि पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने किया था। आगे चला जाए, सेशंस को थम्स अप भी यार करते चलेंगे। आगे चल रहे हैं ये 14 क्वेश्चंस को लेकर के। 14 क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे गाइस कि उगाही, यहाँ पे है कि उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। एक जिस तरह से हम सब में दिवाली मनाते हैं, मतलब एक टाइप्स का फेस्टिवल है, होली मनाया जाता है, कहीं का और भी, मतलब सब जगह का हर एक प्रोग्राम होता है, हर एक फेस्टिवल अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो उगाही जो नामक पर्व है, जो फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया, इन विच स्टेट उगाही फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, इट्स मीन्स मनाते हैं। कर्नाटक, केरल, बिहार या फिर असम। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम चलिए स्टार्ट होता है। बताइए बताइए चलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जितने भी गाइज ऑप्शन 1 कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। उगाही पर्व कर्नाटक में मनाया जाता है। कंफर्म हुआ। अब यहीं पे बात होगा आपके टोटली ये होता है 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस का कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए भैया, चलिए 15 क्वेश्चंस में होता है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे है। इसमें सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि अगर पूछ लिया जाए कि श्रीरंगा मंदिर क्या है तो आप क्या बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। भारत में वो भी हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगा मंदिर है। पहला क्वेश्चन बन गया। बना कि नहीं, लाइव चैट करेंगे, बना कि नहीं, बना तो बना। अब दूसरा पूछता है कि आखिर वो श्रीरंगा मंदिर जो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है स्थित कहाँ पे है, वेयर इज द लोकेटेड, स्थित कहाँ है। कटक, खजुराहो, तिरुचिरापल्ली या फिर पुरी। इसका आपको आंसर देना है, ये जवाब आपको बताना है गाइज। सो जितने भी आप ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि भारत में हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगा मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे, वेयर इज लोकेटेड, पुरी। पुरी याद करके रखिए, पुरी याद रखेंगे हमेशा याद रहेगा, पुरी ही में ही स्थित है। अब यहाँ पे 16 आपका गाइज स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य हमेशा पूछता, हर बार क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। महाकाव्य क्या है, टोटली तो पता होगा महाकाव्य। तो निम्नलिखित में से, अब इनमें से जो नीचे आपका दिया गया है कि द ग्रेटेस्ट इपिक अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, महाकाव्य इट्स मीन्स इपिक, महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक टाइप्स का मतलब कि नॉवेल है, जबकि ये इपिक पूछ रहा है, थोड़ा सा तो आपको माइंड लगाना ही लगाना होगा। 16 आपका, जितने भी गाइज आप ऑप्शन 1 कर रहे हैं, 1 दे रहे हैं आंसर, वो सभी सही हो जाएंगे कि महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। हर बार पूछता है। गीता में भी कोई क्वेश्चंस आपसे पुटअप होता है, उससे भी रिलेटेड आ जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन महाकाव्य क्या होता है वो आपको टोटली महाभारत। क्लियर हो गया मैटर। अब आगे बात किया जाएगा आपका 17 पे।
17 क्या होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि सत्र वाले क्वेश्चंस तो आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। अब बताइए, पहले तो ब्लैक एंड वाइट चलती थी, लेकिन रंगीन ये कब हुई, रंगीन कब स्टार्ट हुई? सिंस व्हेन डिड द कलरफुल प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम दूरदर्शन, वो भी दूरदर्शन से, ध्यान दीजिएगा, 1971, 1975, 1982 या फिर 1984। इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, सो इम्पॉर्टेंट में भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जो आज गाइस ये छोड़ देंगे वीडियो, उनको तो समझिए गए नील हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो लक बाय चांस, समझिए आपका लक अच्छा था जो ये सेशंस आप लोग देख रहे हैं। सो 17 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, चलिए बताते भी चलेंगे साथ साथ। तो जितने भी इतने गाइस जुड़े हुए हैं सभी चैट भी करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप लोग नहीं करेंगे, आंसर जरूर करेंगे। जितने भी गाइस ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि 1982 में दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों को स्टार्ट किया गया था। कब? 1982 में, और अब चल रहा है 2021, वो भी लास्ट मंथ दिसंबर चल रहा है। ओके, दिसंबर चल रहा है, तो कैलकुलेट करके आप बताएंगे कितना सन हुआ, ये आपका काम है। मेन कमेंट बॉक्स में होमवर्क आपका यही रहेगा आज का, मेन कमेंट बॉक्स में 1982 से 2021 मेन कमेंट देखते हैं कि इसलिए 20-20 में देते हैं कि जितने गाइस अगर पढ़ेंगे, सेशंस को पढ़ेंगे, वो तो होमवर्क करके आएंगे मेन कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जो पढ़े ही नहीं है, स्किप कर दिए हैं, तो क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। वो सिर्फ देखेंगे कि हाँ मैम का वीडियो एक ठू आया था और देखे जीके जीएस पढ़ा रही थी, अब क्या पढ़ा रही थी भगवान जाने, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, उसको एक साइड रख दिया है, ऐसा मत करिएगा। अब क्या है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? कहने का मतलब है टू हुम इज़ द दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट अबू डेडिकेटेड। किसका? कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान बुद्ध या फिर जैन तीर्थंकर। इसके जो करेक्ट आंसर क्या होंगे आप इसे लाइव चैट में आंसर करेंगे। सो बने रहेंगे, आंसर भी इसका करते चलेंगे। जितने भी गाइस ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर को समर्पित है, जैन तीर्थंकर को ही ये मंदिर समर्पित है। अब यहाँ पे आता है 19 विनोबा भावे। इम्पॉर्टेंट, ऐसा मतलब कि कोई भी नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट ना हो, इम्पॉर्टेंट ये भी है, वो भी सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट में है। इंपॉर्टेंट सेशन ही यार, तो आपका टोटली 25 क्वेश्चन है, तो पढ़ने में क्या जाता है, टोटली आप 25 पढ़ के रखेंगे, कवर करके रखेंगे, इससे क्वेश्चंस जरूर पुटअप होंगे आपके। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। अब इसमें भी 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन कौन बन रहे गाइस? इसमें भी 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखेंगे कि पवनार आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे विनोबा भावे के द्वारा। एक तो ये कंफर्म हुआ, पवनार जो आश्रम है ये विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था। और कहाँ पे ये, वेयर इज लोकेटेड, कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जिसे एमपी कहते हैं, या फिर राजस्थान में। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग करिए। सो जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि पवनार आश्रम जो है विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था। और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विनोबा भावे के द्वारा पवनार ये आपका आश्रम स्थापित किया गया था। आगे चला जाए, सेशन बढ़िया लग रहा है, ये भी बताते चलेंगे लाइव चैट में कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। सेशन बढ़िया लग रहा है तो थम्सअप भी करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी गाइस आकर के आपके सभी साथी यहाँ पे जुड़ सकें और फ्री ऑफ कोर्सेस ये सेशंस देख सकें। अभी क्या होता है, 19 कंफर्म हो गया है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी मतलब कि इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कि वेयर इज अ हेडक्वार्टर्स मतलब मुख्यालय ऑफ द सर्वे ऑफ द इंडिया लोकेटेड। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण कहते हैं नहीं, इनका यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, सर्वेक्षण, निरीक्षण, देखभाल, पूरा देख रेख। कन्फर्म हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या फिर नई दिल्ली।
इसका कितने गाइस, चलिए अब की देखते हैं कि सही आंसर करते हैं। सो जितने भी गाइस आप ऑप्शन सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण हमेशा याद रखिए, विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में है। जीके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जनरल नॉलेज माइंड लगा के पढ़ते रहो, इसलिए कहते हैं ध्यान दे के पढ़ेंगे। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पंजाबी जो भाषा जिस मतलब कि आपका हिंदी भाषा अगर पूछ लिया जाता है तो देवनागरी में लिखी गई है, उसी तरह से पंजाबी जो भाषा होती है वो किस लिपि में लिखी गई है कि इन विच स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज इज रिटन, कहाँ पे कि देवनागरी, गुरुमुखी, इंडो ईरानी या फिर सिंधी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए लाइव चैट आप स्टार्ट कर दीजिए, लाइव सेशन से आप आंसर करना भी अपना स्टार्ट कर दीजिए जी। बिल्कुल आंसर करते रहिए, अच्छी बात है, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए। सो जितने भी गाइस आप ऑप्शन गुरुमुखी दे रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है। ये टोटल क्लियर हो गया, 21 कवर हो चुके हैं। अब 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कराने के बाद आपको 2 होमवर्क मिलेंगे, वो करना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में, वो मेन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब की बार देखते हैं कि कितने गाइस का सही आंसर होता है, उनको टॉप नंबर पर तो रखा ही रखा जाएगा, बताया जाता है नाम, स्टार्टिंग जैसे होगा उतना बता दिया जाएगा कि इस प्रीवियस सेशंस में इतने गाइस सही आंसर करते हैं। तब तो देखते हैं कि कितने गाइस सही आंसर करते हो। कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी क्या होती है, माता होती है। कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? विच लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द आपका द्रविडियन फैमिली? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम? सो चलिए गाइस इसका सही आंसर करते हैं। 22 का कितने गाइस सही आंसर कर लेते हैं? जितने भी गाइस आप ऑप्शन 1 बता रहे हैं यानी कि ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि जो तमिल होता है यही करेक्ट होगा कि तमिल जो है द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तमिल, जिसे तमिलनाडु भी कहते हैं, यानी कि टोटली है, ये सिर्फ हाफ है वो फुल है और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। अब क्या होता है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? आखिर चित्राक्षर लिपि है क्या चीज़? मतलब कि वो फिगर तो बनता ही है चित्र में, और क्या होता है, फिगर बनता है, साथ में चित्राक्षर लिपि उसका नाम रखा गया है लिपि का। और किस काल की लिपि को कहते हैं? स्क्रिप्ट ऑफ द विच पीरियड इज कॉल्ड चित्राक्षर स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट मतलब लिपि। सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल या फिर गुप्त काल? इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है ना, उसमें आप सोच विचार करके करेक्ट आंसर करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होता है। जी बिल्कुल स्टार्ट है। चलिए इसका सही जवाब जितने भी गाइस ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि सिंधु काल को ऑलरेडी सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, सिंधु काल की लिपि को। अब चलिए आप लेते जाइए होमवर्क 24 एंड 25, तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए। ये आपका होता है होमवर्क, एज अ होमवर्क टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टिंग इन इंडिया? 1927, 1930, 1937 या फिर 1957 में? तो कब स्टार्ट हुई? एज अ होमवर्क स्क्रीनशॉट रख लिए। अब 25 का भी चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस में इसका जो भी होमवर्क मिलता है नाउ हम सॉल्व कराते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली के नाम से जाने जाने वाला वो डांस, वो नृत्य कौन सा है आखिर? आपका ये टोटल ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कितने गाइस अब की बार सही आंसर करते हैं। चला जाए फिर, आज का सिलेबस तो यहीं पे कवर हुआ, नेक्स्ट डे भी पढ़ाया। कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं पूछना, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़ लिए हो, कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, पढ़ेगी ही नहीं। जब बढ़िया से पढ़ाया गया है तो आप बढ़िया से पढ़ाएंगे। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के लिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से जानेंगे आप, इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट सेशन, समथिंग्स कुछ भी कह सकते हैं, फिर से जानकारी होगी। लेकिन नया अपडेट आपको फाइंड करना है तो @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम पे तुरंत ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है। और हाँ, जितने भी हमारे सभी साथी अपनी इस फैमिली में नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि 3 PM पे हिंदी की क्लासेस,
5 PM पे जीके जीएस एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग टोटल पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ अगर आपको सुनने के बाद न कंफर्म हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल सिलेबस दिया गया है, टोटल आपका वीडियोस जिस टाइम लाइफ टाइम वीडियोस का भी लिंक दिया गया है, सब कुछ यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो आप जा करके क्लिक करिए और अपना डाउट्स क्लियर करिए और नाउ नेक्स्ट डे से लाइफ टाइम से जुड़ जाइए।